वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोग की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे। और अब जो मॉर्निंग में उठना आप लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है, तो सबको अच्छे से वो नहीं कहते कि अच्छे वाली गुड मॉर्निंग, और शानदार तरीके से अपने दिन को स्टार्ट कीजिए ताकि पूरा टाइम आप लोग ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। वो नहीं कहते कि अगर आप लोग किसी से थोड़ा सा आगे रहेंगे तो आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, हम लोग अपनी जिंदगी में एक अच्छी डायरेक्शन में सही आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। पर लेकिन अगर आप लोग लाइन में सबसे पीछे रहेंगे तो भले ही आप लोग के अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो, आप लोग अपने अंदर एक ऐसा डिमोटिवेशन फील करेंगे, यार सब मेरे से आगे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपने दिन को थोड़ा सा सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, तो एक वैसा ही कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगा कि दुनिया सो रही है और मैंने उठकर अपना काम भी करना स्टार्ट कर दिया। और ये फीलिंग जब आप लोगों को आने लगेगी तो आप लोग समझिएगा कि आप लोगों के दूसरे काम भी अच्छे होने लगेंगे। कोई गिरने में राजी है, कोई गिराने में राजी है, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता असली बाजी। देखिए, हर एक इंसान लाइफ में ना कभी किसी न किसी मुकाम पर आकर उसको ये लगा होगा कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग टांग भी खींचते हुए नजर आते हैं, पर लेकिन जिसने एक बार ठान लिया चाहे कितनी बार भी गिराओगे मैं फिर से उठकर चलूंगा, तो उस इंसान के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब अपना सर झुकाते हैं और सब बोलते हैं कि वो है इंसान किस तरीके से अपना काम कर रहा है। तो यही चीज आप लोगों को अपने अंदर लेकर आनी है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी को गॉड गिफ्टेड मिलती है, ये चीजें आप लोगों की हैबिट में होती है जो कि आप लोगों को जनरेट करनी पड़ती है। जिस तरीके से सुबह उठने में दिक्कत होती है ना, उठने स्टार्ट करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर जिस तरीके से रनिंग करने जाते हो तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, जब कर दोगे तो स्टार्ट फिर दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सेम ये सारी हैबिट एक तरीके से जनरेट करना थोड़ा सा टफ लगता है, पर लेकिन एक बार जनरेट अगर कर ली तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े तो आप लोगों को बता दूं, डेली ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। करंट अफेयर पर अगर आप लोग अपनी पकड़ करना चाहते हैं तो शानदार वीडियो अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग या फिर कहीं पर किसी के साथ में डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं और इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ में डेली आप लोग इनको देख सकते हैं, अपना शेड्यूल एक तरीके से इनके साथ में मैच करके। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छे से आज का डिस्कशन होने वाला है पूरे जोश के साथ में, और बिल्कुल इस तरीके से टकटकी लगाकर आप लोग यहाँ पर चीजें देखनी है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं जान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनको अच्छे से हम लोग फिर वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे और कई सारी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार की थीम क्या है इसकी, ये आप लोगों को बतानी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नेशनल कमेटी टू कमेमोरेट 75th जो हमारी ईयर की इंडिपेंडेंट की जो आजादी है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। 5 पिलर पर काम करने वाली है ये भी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। किस किस पिलर पर, एक तो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में बात की जाएगी। आइडियाज जो है 75 आइडियाज, अचीवमेंट 75, एक्शन 75 और एक तरीके से रिजोल्व 75, यानी कि 75 ये टॉपिक है जिनके ऊपर फोकस दिया जाना है। तो ये 5 आइडियाज सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। बात की जा रही है DUST, डस्ट LIK, लीक। डस्ट लीक जो सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये किस किस कंट्री के बीच में देखने को मिलती है ये आप लोगों को बताना है। एक तो हमारी कंट्री है, दूसरी का नाम आप लोगों को बताना है। उत्तराखंड में रानीखेत के अंदर यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखने को मिली, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चाइना के द्वारा भी अप्रूव किया गया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो कौन सी कंट्री में यहाँ पर एक्सट्राडाइट यानी कि प्रत्यार्पण करने वाले हैं अपनी कंट्री के लोगों को, चाइना वाले, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और पूरा इशू बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इसके द्वारा भी टेम्परेरी सस्पेंड कर दी गई जो स्क्रैबिंग होती है। स्क्रैबिंग होता है झाड़ पूछ करना या फिर आप लोग बोल सकते हैं ताक झांक करना। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है 7 डेज के लिए यहाँ पर किसी की भी जो सर्विस वगैरह है जो देखते हैं SMS वगैरह, तो इसमें ताक झांक नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको जान पाएं। इंडियन रेलवे के द्वारा रेल मदद हेल्पलाइन, यहाँ पर एक नंबर है जिसका नंबर का नाम आप लोगों को बताना है। क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर कोई भी क्वेरी, कोई कंप्लेन, कोई असिस्टेंस अगर आप लोगों को चाहिए तो वो नहीं कहते कि ऑल इन वन, तो ऑल इन वन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है जो प्राइवेट कंपनी है उनके इंटरेस्ट, उन्होंने अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए NUES, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म बतानी है।
तो ये एक आई के पेमेंट सिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है। यानी कि ऐसा है कि अगर मार्केट में जितने सारे पेमेंट सिस्टम रहेंगे उतना सारा कंपटीशन रहेगा। अगर कोई एक पेमेंट सिस्टम हो तो अपनी दादागिरी चलाएगा। जैसे मार्केट में मान लीजिए बहुत सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, जियो हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, या फिर जिसको आप लोग आजकल में एयरटेल बोल दे या फिर बीएसएनएल बोल दीजिए। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा बरकरार रहता है। सोचो कि अगर जियो अकेला रह जाए तो वो फिर क्या करेगा, तो नंगा डांस करेगा, जो मर्जी चाहेगा उस रेट पर चीजों को बेचेगा, तो दिक्कतें देखने को मिलती रहती है। तो मार्केट में कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, उतना ही अच्छी आप लोगों को सर्विस देखने को मिलेगी। जितने सारे टीचर मार्केट में आएंगे उतना ही सारा कंपटीशन रहेगा, उतना ही अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगर एक ही अकेला रहे तो उसको इतने भाव में बेचेगा कि आप लोग कोई खरीद नहीं पाओगे। तो इसलिए जितने अच्छे मार्केट में जो पढ़ाने वाले हैं तो ये इससे फायदा आप लोगों को होता है, उतना ही कंपटीशन अच्छा रहता है उनके बीच में, और उसके चलते आप लोगों को जो कंटेंट है वो बड़ा ही अच्छा मिलता है। तो आप लोग इनको एंजॉय करते रहिए अच्छे से। इसी के साथ में बात करें काला बाजार के बारे में। काला बाजार, और ये इसके ऊपर नहीं, हर एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। मार्केट में 4-5 खड़े हुए हैं रेडी वाले, सब्जी बेच रहे हैं, तो उनमें कंपटीशन रहेगा और वो सस्ते में ठीक प्राइस पर आप लोगों को दाम देकर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कंट्री में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ताकि ये कंपटीशन बना रहे। कंपटीशन हटते ही फिर दिक्कत हो जाती है, फिर मोनोपोली क्रिएट होने लगती है, उसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। ठीक है, काला बाजार जो है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। काला बाजार अभी यहाँ पर एक राज्य के अंदर, ये यहाँ पर फिर से इसके रिपोर्ट केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब तक खत्म नहीं किया, और 2022 सॉरी चलिए 2022 तक का खत्म करने का टारगेट दिया था। इससे पहले ये 4 बार फेल हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा राज्य है जो रिसेंटली अभी ये न्यूज में है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां पर इंटरेस्टिंग डे के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात की जा रही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में। कंज्यूमर राइट यानी कि जैसे आप लोग उपभोक्ता हैं, आप लोग कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं, सामान कोई टूटा फूटा खटाफटा आ गया तो आप लोग उसको रिटर्न करोगे, तो वाले सामने वाले ने रिटर्न लेने से मना कर दिया। तो इसके लिए कोई ना कोई एक तरीके से अवेयरनेस करने वाली, कोई ना कोई कंप्लेंट दर्ज करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको देखेगी। तो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम जारी की, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये स्कीम के बारे में लोगों को बता देना, तो अवेयरनेस हो गया एक तरीका। तो कंज्यूमर के जो राइट है, जो हक है, उनको पता होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वो कंज्यूमर होता है, कोई सामान खरीद कर लाकर जो कंज्यूम करता है। मान लीजिए आप लोग मार्केट से कई सारी किताबें खरीद कर लेकर आ रहे हैं और फिर आप लोगों ने उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो कंज्यूमर नहीं रह गए आप लोग, अब आप लोग विक्रेता बन गए। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग अब कंज्यूमर की कैटेगरी से बाहर निकल गए। खुद के कंजप्शन के लिए अगर कोई सामान लेकर आते हैं तो वो कंज्यूम उसको बोलते हैं, बेसिकली कंज्यूमर। ठीक है, तो ये एक तरीके की अवेयरनेस फैलाएगा यहाँ पर कंज्यूमर राइट, और जो भी उनकी नीड है उनके बारे में बात करेगा। तो जो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर, ये 15 तारीख को सेलिब्रेट किया था, और अब की बार की जो थीम है ये है टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो प्लास्टिक आप लोग यूज करते हैं ना मार्केट में, जो स्ट्रॉ वगैरह आप लोग यूज करते हैं जूस पीने के लिए, या फिर कोई भी प्लास्टिक की चम्मच आप लोग यूज करते हैं, तो उससे आप लोग मना कर सकते हैं लेने से। कोई पॉलिथीन अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं सामान लेने, तो घर से आप लोग एक बैग लेकर चल सकते हैं, तो उसको आप लोग मना कर सकते हैं। तो अपने लेवल पर, जो कहता है ना कि मैं अकेला क्या करूंगा, अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। यार मुझे भी ऐसा लगता था मैं अकेला क्या करूंगा, यूट्यूब पर आकर कैसे पढ़ा पाऊंगा, क्या होगा। पढ़ा रहा हूं ना आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को, 8 लाख के करीब बच्चे आज के डेट में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से होता है, अकेला लगता है इंसान को क्या करेगा, पर लेकिन स्टार्टिंग में अकेला ही चलना पड़ता है, फिर जो है आप लोगों के साथ में लोग जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर सही पाथ पर आप लोग चल रहे होते हैं तो इसलिए उसको सही डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट न्यूज है पर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्मृति ईरानी जी के अंडर में है ये मिनिस्ट्री। इसके द्वारा अभी यहां पर 3 अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, जिसके अंडर बहुत सारा सामान आ जाए। अम्ब्रेला स्कीम जब भी आए तो आप लोग सोच सकते हैं कि आसपास में कोई मॉल है, वहां पर आप लोग जा रहे हैं, खाने का भी सामान है, मूवी भी देखनी है, गेम भी आप लोग खेल सकते हैं, वहां पर कोई सामान भी आप लोग खरीद सकते हैं, वहां पर घर का सारा, तो ये ऑल इन वन सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह, जैसे मॉल अम्ब्रेला हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल गई, तो ऐसी एक पर्टिकुलर स्कीम को डिसाइड कर देना, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम निकलेगी किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो यहां पर जो मिशन पोषण 2 है, इसी के साथ में यहां पर मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, तो ये 3 अम्ब्रेला स्कीम बात की गई अभी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम है उनको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर सक्षम आंगनवाड़ी या फिर एंड पोषण 2, तो पोषण 2 के अंदर यहां पर जो अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, इसी के साथ में आंगनवाड़ी सर्विस पोषण अभियान, इसी के साथ में स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल या फिर नेशनल क्रैच जो स्कीम होती है, जिन्हें बच्चों के लालन पालन के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, अगर आप लोग जॉब पर कहीं जाते हैं तो क्रैच फैसिलिटी उसको बोलते हैं, तो ये सारी इस पर्टिकुलर के अंदर यहां पर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से मिशन वात्सल्य के बारे में बात की जा रही है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सर्विस है और चाइल्ड वेलफेयर की जो सर्विस है सारी, वो यहां पर इस पर्टिकुलर जो वात्सल्य है, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिशन शक्ति के बारे में अगर बात करें
तो मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक को बोला है SAMBL, तो संबल बोला गया दूसरे पहले को, और नेक्स्ट को बोला गया SAMARTHYA, ठीक है। तो ये इसका सेकंड का नाम दिया गया है। तो जो संबल है यहां पर SAMBL, तो ये यहां पर वन स्टॉप सेंटर, महिला जो पुलिस, जो बेसिकली महिला से रिलेटेड जो पुलिस जो वॉलंटियर रहेंगे बेसिकली, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन, या फिर जो भी यहां पर स्वाधार, उज्ज्वला, जो विडो होम, जो भी इससे रिलेटेड जो स्कीम आती है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेच की फैसिलिटी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, रिसर्च, ये सारी चीजें तो ये इसके अंदर आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये जितनी सारी ये दुनिया भर की स्कीम है, इन सारी स्कीम को, इन तीन जो पर्टिकुलर अम्ब्रेला स्कीम है, इनके अंदर लाने की बात की गई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अलग अलग भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री तो कम से कम आप लोगों से कई बार पूछी ली जाती है, तो हल्का सा याद रखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उज्बेकिस्तान का पता होना चाहिए कहां पर है। तो ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा अगर जूम करके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखते हैं ये हो गया उज्बेकिस्तान, इसके बॉर्डर के साथ में टच करता हुआ एरियल सी, ठीक है। यहां पर जो है ऊपर हो गया यहां पर कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, तो सारे स्थान यहीं पर ही है। और इसकी जो कैपिटल है ये ताशकंद, ठीक है। तो ताशकंद इसकी कैपिटल हो गई, और उज्बेकिस्तानी सोम इसकी करेंसी हो गई, ये इसका फ्लैग हो गया। ये कंट्री है जिसके साथ में हमारी एक्साइज है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। नाम है इसका दस्तलिक, ठीक है। सेकंड DUSTLIK, तो ये सेकंड अभी देखने को मिल रही है। तो आप बोलोगे कि सर पहली कब हुई थी? तो पहली इसका मतलब पास में हुई थी, तो 2019 में पहली हुई थी, अब यहां पर सेकंड देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में यहां पर ये एक्साइज रानीखेत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड एडिशन है इसका। तो 19 मार्च से यहां पर ये बेसिकली 19 मार्च तक कंटिन्यू यहां पर ये चलने वाली है, ठीक है। तो एनुअल बायलैटरल ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है हमारी कंट्री की और जो बेसिकली उज्बेकिस्तान की कंट्री की जो मिलिट्री है उनके बीच में ये एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोगों से कई बार एक्सरसाइज के बारे में पूछा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। आइए अब चलते हैं अगली न्यूज की ओर, नेक्स्ट न्यूज की ओर। आप लोगों के सामने हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, इनके द्वारा भी नेशनल कमेटी जो है वो हेड की जा रही है। तो आप लोगों से कोई पूछे आजादी का अमृत महोत्सव, हमारी कंट्री की जो आजादी के 75वीं साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया यहां पर AKAM, ठीक है। तो AKAM यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक ही बन जाएगा, तो क्या नाम रखा गया? आजादी का अमृत महोत्सव। ये जो महोत्सव है इसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है पूरे एक साल तक का। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, नेशनल लेवल की एक कमेटी। किसके द्वारा ये हेड की जा रही है? तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर में है ये। तो 5 पिलर पर काम करने की बात की जा रही है कि फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75 और एक्शन एट 75 या फिर रिजोल्व एट 75। तो इस 75 यानी कि 75 साल में क्या क्या अचीवमेंट क्या क्या चीजें देखने को मिली है उसके बारे में यहां पर ये डिस्कस करेंगे। नेशनल जो कमेटी है यहां पर, इसकी जो यहां पर जो मीटिंग देखने को मिल रही है, तो उसमें कई सारे लोग जो हैं उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, साइंटिस्ट, ऑफिशियल, मीडिया पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल लीडर, एमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया उनके द्वारा अच्छे लेवल पर। तो ये सारे लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह कि शानदार तरीके से ये फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर लेकिन आप लोगों को तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से याद रखना है अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं। पर लेकिन देश की आजादी के 75वां साल सेलिब्रेट किया जाएगा तो वो भी एक गर्व की बात है, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। तो देखिएगा शानदार तरीके से यहां पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द 11 एम्यूनिशन कब टॉर्पीडो जो बेसिकली कम मिसाइल है। तो यहां पर जिसको ACTCM बोला गया है, नाम है एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल, ठीक है। तो ये जो हथियार है हमारी कंट्री का यहां पर ये बेसिकली देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक तरीके से जो सिस्टम नहीं है हमारा, एक तरीके से जो नाव है हमारी कंट्री में उसके ऊपर चीजें सेट करके रखना, तो इस तरीके से हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इनका आत्मनिर्भर भारत के तहत। और यहां पर ये डिलीवर की जा रही है बेसिकली ये जो नाव है, ये 22 मई तक यहां पर इनके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में इसके बारे में ये कंपनी है बेसिकली थाने के अंदर, कंपनी वगैरह याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है यहां पर ये, जिसके तहत यहां पर काम किया जाएगा। नाम है इसका यहां पर सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो ACTCM है यानी कि एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल जो है यहां पर ये इंक्लूड की जाएगी किसके अंदर? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो इंडियन नेवी के लिए यहां पर ये इंक्लूड की जाएगी। तो इसी के चलते यहां पर ये जो क्लासिफाइड किया जा रहा है, तो इंडियन जो रजिस्टर ऑफ शिपिंग के तहत यहां पर इस रूल को क्लासिफाइड किया जा रहा है, जिसके तहत इसको इंक्लूड किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। हमारी कंट्री में अगर कोई काम ऐसा हम लोग करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छी बात यहां पर ये रहती है कि हमारी कंट्री में बनाया जा रहा है तो कंपनी भी हमारी कंट्री की है। तो अगर हम लोग उससे खरीदेंगे, अपनी नेवी हमारी खरीदेगी, तो हमारी कंट्री में वो पैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं है हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं
यूएसए से, अफ्रीका से, तो वहां उनको पैसा जा रहा है। अब हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो लोग भी लगेंगे इसको काम करने के लिए, तो उनके लिए इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, तो जो भी हमारी कंट्री में बढ़ेगी। तो यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा एक मुद्दा है यहां पर जिसके बारे में आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिसके माइंड में अगर कंफ्यूजन है, जो चाइना के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको जिंगजियान प्रोविंस बोलते हैं, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और काफी ज्यादा अत्याचार चाइना के द्वारा उसके ऊपर किया जाता है। तो अगर आप लोगों को पता चले कि क्यों ऐसा चल रहा है और क्या ये कंडीशन है, जिंगजियान में खासकर जो यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा, कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है उसके साथ में भी इसका बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ जाती है। अब आप लोगों को यहां पर पता है इसके बारे में क्या चल रहा है, यहां पर आज तक का क्या सिचुएशन यहां पर बनी है। अगर अब तक आप लोगों के माइंड में ये आइडिया नहीं है तो इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आगे से कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के न रहे। समझने की कोशिश करते हैं आखिर चल क्या रहा है। देखिए न्यूज में ये किस लिए, न्यूज में इसलिए क्योंकि तुर्की ने अभी यहां पर चाइना के साथ में एक एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट क्या है कि अगर कुछ भी गलत ये कम्युनिटी यहां पर करती है चाइना के अंदर, तो यहां पर चाइना इनका कुछ नहीं करेगा, इनको तुर्की भेजा जाएगा और तुर्की के अंदर इनके ऊपर जो सजा सुनाई जाएगी। आप बोलेंगे सर तुर्की क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको तुर्की का बेसिकली कनेक्टेड इनको करके देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर ये माना जा रहा है कि जो इनकी लैंग्वेज है वो तुर्किश लैंग्वेज है, तो इसको तुर्किश ओन लैंग्वेज के साथ में, तुर्की के साथ में कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि वहां से कनेक्टेड ये लोग हैं, तो कुछ भी दिक्कत होगी तो वहां पर भेजेंगे। घुमा फिराकर बोलूं तो आप लोग, घुमा फिराकर नहीं बोलूं, सीधा सीधा बोलूं तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो आज की डेट में चाइना है वो बचना चाह रहा है कि उसके ऊपर कोई आरोप न लगाए, और ये ठेकरा जो है तुर्की के सर पर रखकर फोड़ना चाह रहा है, ताकि अगर किसी को भी अगर सजा सुनानी है तो तुर्की सुनाएगा, चाइना बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसने किया है। अगर बात करें तो ये बेसिक फंड है। तो कई सारी जो वुमेन है जो तुर्की के अंदर थी यहां पर अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अंदर, तो इनके द्वारा इसके खिलाफ यहां पर बेसिकली अपनी आवाज उठाई गई। ये मुद्दा अंदर ही अंदर चल रहा था पर अभी सामने निकलकर यहां पर आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात करें। अर्लियर 2020 यानी कि 2020 के अगर स्टार्टिंग में आप लोग जाओगे तो यूनाइटेड स्टेट के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा एक अप्रूवल किया गया यहां पर कि सैंक्शन लगाए जाए चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, जो उघिर जो कम्युनिटी है यहां पर, ये मुस्लिम कम्युनिटी है। देखिए म्यांमार के अंदर जो कम्युनिटी है रोहिंग्या कम्युनिटी, वो भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको मार रहे हैं तो उनके बारे में दुनिया बात कर रही है। पर लेकिन चाइना के अंदर जो उघिर कम्युनिटी है इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि चाइना के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो अगर कोई पावरफुल कंट्री ऐसा काम कर रही है तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है यहां पर। तो ये उघिर कम्युनिटी है यहां पर, ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो कि तुर्किश एथनिक ग्रुप माना जाता है इनको, ठीक है। ये यहां पर सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में देखने को मिलती है, और जो तुर्किश जो लैंग्वेज है उसी के जैसे यहां पर ये अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। 55 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किए गए एथनिक माइनॉरिटी अभी कम्युनिटी इन चाइना। तो यहां पर इसके चलते देखिए कंडीशन क्या की गई इनके द्वारा कि आज की डेट में जो चाइना है वो बोल रहा है कि वो रीजनल लेवल पर माइनॉरिटी है, और यहां पर इंडिजिनस ग्रुप है यहां पर ये, तो पर लेकिन ये बोलता है कि इंडिजिनस ग्रुप के तरीके से इसको कनेक्ट नहीं करता है। चाइना ये बोलता है कि एक माइनॉरिटी है, एक रीजनल, हम इसको माइनॉरिटी मानेंगे, ये इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन नहीं है ये। यानी कि इस तरीके से हम लोग बोले हमारी कंट्री में बांग्लादेशी आ रखे हैं कई सारे, कि ये हमारी कंट्री के नहीं है और ये बाहर से आ रखे हैं, हम लोग इनको भगाएंगे, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन लंबे समय तक यहां पर ये रहे तो चाइना इनको बस एक रीजनल माइनॉरिटी मानता है, ना कि इंडिजिनस यानी कि अपनी ही कंट्री के नहीं मानता, इनको मना कर देता है। अगर उघिर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है यहां पर जिंगजियान रीजन में रहती है वर्ल्ड में, चाइना के अंदर में। और सिग्निफिकेंस पॉपुलेशन यानी कि कुछ लोग इनके सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहां पर भी ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो जिंगजियान वाला रीजन है चाइना के अंदर, ये एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर। तो दिक्कत कहां से निकल कर आई अब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जहां पर भी तेल निकलता है, जहां पर भी मिनरल्स पदार्थ पाए जाते हैं, उस रीजन को कोई भी कंट्री अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। तो माना जाता है कि ये मिनरल रिच रीजन है यहां पर, तो चाइना चाहता है कि इसके कंट्रोल में रहे, तो यहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको भगाना चाहते हैं। ये तो बात चाइना के द्वारा बोलेगी, पर चाइना क्या बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि ऑटोनोमस रीजन है, शेयर करता है बॉर्डर कई सारी कंट्री के साथ में, इवन इंडिया के साथ में भी। तो इंडिया, पाकिस्तान, रसिया और अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करता है यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन। तो यहां पर प्रॉब्लम निकल के कहां से आई, निकलकर यहां पर प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब ये पर्टिकुलर रीजन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ से जिंगजियान रीजन को देखा जाने लगा, तो यहां पर कई सारे जो लोग थे बाहर से, जैसे हान, यहां पर बात की जा रही है हान चाइनीज, ये चाइनीज जो अंदर के जो लोग थे यहां पर, उनको यहां पर आकर काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और यहां पर क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया भी यहां पर मिनरल रिच एरिया है, तो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी बेटर जॉब है वो इनको मिलने लगी। अब जो यहां पर उघिर कम्युनिटी है उनको लगने लगा यार बाहर के लोगों को आकर जॉब दी जा रही है और हमारी जो जॉब है वो खतरे में पड़ रही है, हमको कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो छुटपुट कई सारे वायलेंस पहले भी देखने को मिलते रहते थे। पर लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर 200 के करीब जो बेसिकली ये
जो यहाँ पर हान चाइनीज थे, यहाँ पर ये इनकी जान चली गई, यानी कि जो उघर कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इनको मार दिया। और यहाँ पर ये जो बेसिकली ये सारी दुर्घटना देखने को मिली, ये इस पर्टिकुलर रीजन की जो कैपिटल है जिसको बोलते हैं यहाँ पर उर्कमी, ठीक है, तो इस सारी एरिया में यहाँ पर ये देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए हुआ बिल्कुल ऐसे ही जैसे म्यांमार के अंदर रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में किया गया। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली इनको बोला कि टेररिस्ट फैला रहे हैं और सेपरेटिज्म की प्रवृत्ति हमारी कंट्री के अंदर ये डाल रहे हैं, तो चाइना ने फिर इनके ऊपर दबाकर अत्याचार किए, जितना चाइना यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार कर सकता है। कई सारे लोग सफर कर रहे हैं आज के में, इनको उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, जबरन हिरासत में लिया जाता है, इनकी गहन जांच यानी कि इनको सर्विलेंस में रखा जाता है, निगरानी की जाती है काफी ज्यादा तरीके से, और इवन स्लेवरी यानी कि गुलामी भी इनको करनी पड़ती है। ये सारी चीज से आज के में चाइना के ये पर्टिकुलर एरिया में सफर कर रहे हैं। पर लेकिन चाइना क्या बोल रहा है, चाइना बोल रहा है चाइना ने बहुत सारे कैंप लगा रखे हैं यहाँ पर इनको एजुकेट करने के लिए, ताकि ये एक्सट्रीमिज्म न करे। एजुकेट भी कौन बोल रहा है करने के लिए, जो कि आज तक जिसने आज तक किसी को एजुकेट नहीं किया, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करते हैं। चाइना वो कंट्री अगर अपने बाप की भी हेल्प करेगा तो उससे भी पैसे ले लेगा, इससे ज्यादा और इंसान क्या गिर सकता है। तो ये चाइना की कैटेगरी है, यानी कि फ्री में किसी को कुछ नहीं देता है ये चाइना, ऐसी कंडीशन का ये इंसान है। अगर जो ग्रुप है अगर इसके बारे में बात करें तो चाइना ये बोलता है कि यहाँ पर कल्चर टाइप जो है इसकी नाइबर कंट्री के साथ में, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो कल को यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर भी उंगली उठा दी चाइना ने, कह रहा है कि यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल सकता है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर टच कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान के अंदर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल के लेके जा रहा हो, वो पाकिस्तान तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा देगा, पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा। तो फालतू की बातें चाइना के द्वारा ज्यादा बोली जा रही है, रियलिटी में इन कम्युनिटी को बहुत बड़े अत्याचार का सामना झेलना पड़ रहा है चाइना के अंदर। अभी दिसंबर 2020 में यहां पर इनके द्वारा एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई तुर्की के साथ में। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि यहां पर अगर कोई भी क्रिमिनल कैटेगरी का कोई टेररिस्ट रिकॉर्ड के साथ में कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है तो इसको तुर्की के अंदर एक्सट्रेडिट किया जाएगा और वहां पर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो ये स्टेट के द्वारा यहां पर बेसिकली सरेंडर किया जाएगा इंडिविजुअल को दूसरे स्टेट को, और फिर वहां पर इसके ऊपर केस चलेगा। तो चाइना अपने हाथ गंदे न कर बेसिकली ये चाह रहा है कि दूसरे के ऊपर ये चीजें छोड़ दिया है, और तुर्की की तो वैसे इमेज खराब है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, तो ऐसी चीजें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते चाइना और तुर्की के बीच में फायदा होगा, तुर्की फ्री में तो करेगा नहीं, तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल काफी अच्छी टाइज यहां पर देखने को मिल रही है, इसी मुद्दे को आगे लेते हुए। और चाइनीज जो है यहां पर ये एक तरीके चाइना इज आल्सो तुर्की लीडिंग सप्लायर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन भी काफी लार्ज स्केल पर तुर्की को चाइना के द्वारा सप्लाई की जा रही है। जो उघर कम्युनिटी है 1990 से यहां पर ये डायस्पोरा है बेसिकली तुर्की के, ठीक है, एक तरीके से उघर कम्युनिटी डायस्पोरा इन तुर्की। तो तुर्की में जो डायस्पोरा है उघर कम्युनिटी का, जैसे हमारी कंट्री का यूएसए में है, कई सारे एरिया में और है, तो उनके द्वारा आवाज उठाएगी कि ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर तुर्की और चाइना के बीच में चल रही है, वरना कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तो ये मुद्दा सामने निकलकर कैसे आया, तो मुद्दा सामने निकलकर ऐसा है कि जो तुर्की के अंदर यहां पर उघर कम्युनिटी जो रह रही है उनके द्वारा बातें बोली जा रही है कि क्या क्या हरकतें यहां पर चल रही है, तो इसको समझो और इसको यहां पर रोकने की कोशिश करो। तुर्की एक ऐसी कंट्री जो कि एक यूरेशियन कंट्री है, तो यहां से आप लोग देखिए थोड़ा सा एरिया इसका यूरोप के अंदर है और बाकी का एरिया तुर्की के अंदर देखने को मिलेगा। इसका बॉर्डर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जॉर्जिया, अर्मीनिया, इसी के साथ में ईरान, इराक, सीरिया, ऊपर ब्लैक सी आप लोग यहां पर देखते हैं। ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला, जो छोटा सा रीजन, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये रीजन के ऊपर ही G8 कंट्री में से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था और G7 कंट्री रह गया। ये यूक्रेन का हिस्सा है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, नाम क्या है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होगा। अब मुद्दा पूरा साफ है कि यहाँ पर बहुत सारा जो बेसिकली अच्छा खासा जो खनिज लवण यहाँ पर निकलते थे, जो इसके चलते चाइना ने यहाँ पर क्या किया, अपने लोगों को भेजा, उनको जॉब दी, लोकल लोगों को लगा यार हमारी जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने झड़प करी, 200 करीब लोग मारे गए और यही मौका चाहिए था, फिर सबको सप्रेस कर दिया, तो इसी के चलते हरकतें देखने को मिली, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट अब आप लोगों के सामने है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर उघर कम्युनिटी के बारे में कोई आप लोगों से कोई बात करे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज की ओर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्राई आप लोग बोलते हैं। तो ट्राई के द्वारा क्या ट्राई किया गया, ट्राई के द्वारा ये ट्राई किया गया कि आज के डेट में अगर कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो यहां पर ताक झांक करते रहता है, तो उस ताक झांक को रोकने की बात इनके द्वारा की गई है, ताकि ज्यादा ताक झांक ये न करें, ठीक है। TRAI, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ट्राई बोलते हैं नॉर्मली इसको। तो इसके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया टेम्परेरी 7 डेज के लिए। देखिए होता क्या है, कई सारे मैसेज आप लोगों ने देखोगे, आप लोगों के पास में भी कई सारे मैसेज आते हैं अलग अलग सर्विस से। तो यहाँ पर कई बार क्या रहता है कि यहाँ पर इनके अंदर कई बार ये चीजें क्या दी जाती है, ये चीजें बोलते हैं कि साफ एक तरीके से होने के, देखिए हम लोग यहाँ पर ये एक तरीके से चीजों को चेक करने की कोशिश करें, कोई स्पैम आ रहा है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें। तो इनको रेगुलेशन के लिए यहाँ पर टेलीकॉम कमर्शियल जो कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन जो 2018 का ये इशू था यहाँ पर, कि इफेक्टिवली डील किया जाए कि अगर कोई उल्टे सीधे स्पैम टाइप ऑफ कोई मैसेज यहाँ पर देखने
देखने को मिल रहे हैं। तो किसी के पास में अगर कोई ऐसा मैसेज जाता था तो ये चेक करते थे, पर लेकिन रियलिटी में अगर देखें यहाँ पर तो गलत तरीके से भी कई बार मिसयूज इनका किया जाता है। तो उसी को यहाँ पर रोकने के लिए अब सेकंड फेज का यहाँ पर रेगुलेशन निकल कर आ रहा है, एसएमएस रेगुलेशन। कई बार तो यहाँ पर यह भी बोला जाता है, अभी कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि फालतू के मैसेज भी यहाँ पर कई बार कस्टमर के मोबाइल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते जो रूल है यहाँ पर ये वेरीफाई किया जाएगा जो यहाँ पर कंटेंट, इसी के साथ में एवरी मैसेज जो रजिस्टर करता है टेक्स्ट या फिर बिफोर द डिलीवरी टू द कंज्यूमर पर जाने से पहले जिसको चेक करने की कोशिश की जाती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उसके द्वारा बोला गया कि जो एसएमएस है यहाँ पर, ठीक है, वो वेरीफाइड किया जाता है बिफोर डिलीवर, तो इसको बोलते हैं स्क्रैबिंग, ठीक है। तो इसको रोकने की बात की गई अभी यहाँ पर कि वेरीफाई उसको न किया जाए कस्टमर के लिए, और बाकी फालतू के मैसेज भी कस्टमर पर बेसिकली अगर देखा जाए तो नहीं भेजने चाहिए। तो न्यू रेगुलेशन जो है वो बोल रहे हैं कि जो सीक यानी एक तरीके से होना चाहिए, अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो वो रजिस्टर होना चाहिए, सेंड करने वाला रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है कस्टमर को, ठीक है, चाहे वो सेंडर है, चाहे फिर यहाँ पर टेली मार्केटर है या फिर कोई कंटेंट है, तो जो भी आप लोग यहाँ पर सेंड कर रहे हैं वो रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर कुछ भी चीजें स्टार्ट कर दे रहा है, प्रोहिबिट करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड सेंडर को, तो उनको रोकना पड़ेगा, ताकि जो एक तरीके से जो इनिशियल किया जाए यहाँ पर, जो इस तरीके कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये खरीद लो, ये बेच लो, या फिर कई सारे मैसेज आते हैं यहाँ एडमिशन ले लो, तो ये सारी चीजें कई बार परेशान करती है। रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज को, प्रिवेंट किया जा सके, ताकि धोखाधड़ी वाले मैसेज लोगों के पास में ना आए। आपकी लॉटरी लग गई है, इतना ये कर लो, बहुत फालतू के मैसेज आते हैं आज के डेट में हर एक इंसान को, तो ये सारी चीजें रोकनी पड़ेगी। तो ट्राई के द्वारा बोला गया कि आप लोगों को फोकस करके चलना चाहिए टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है यहाँ पर, ये बेसिकली तो सिक्योरिटी रखती है, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा, एक प्रॉपर सिक्योर मैनर में सारी चीजें चलेंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके सेंड करने वाला और रिसीव करने वाले के बीच में कोई भी उसको यहाँ पर टच नहीं कर पाएगा, पर लेकिन अगर रजिस्टर रहेगा वो सेंडर, तो फिर यहाँ पर अच्छा रहेगा, उसकी कंप्लेन भी अगर की जाती है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो एक अच्छा सजेशन है, बाकी देखते हैं कितना इंप्लीमेंट किया जाता है। राज्य के बारे में न्यूज है, और जो न्यूज भी है यहाँ पर एक बीमारी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और बीमारी का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको बोलते हैं काला आजार। काला आजार को दूसरा इसका नाम है विसरल लेमिनाइसिस, ठीक है। तो VL के नाम से भी आप लोग इसको याद रखते हैं, या फिर KA, ठीक है। तो काला आजार और विसरल लेमिनाइसिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है ये मच्छर के काटने से बेसिकली ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्मली। इसके बारे में भी आप लोगों से आगे भी बात करूंगा, क्या क्या बातें इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सॉरी, मच्छर नहीं, मक्खी है, ठीक है मच्छर नहीं है, सैंड फ्लाई, ठीक है। तो मक्खी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी कंडीशन क्या है, हमारी कंट्री का एक राज्य जिसका नाम है बिहार, बिहार के मुजफ्फरपुर में यहाँ पर भी केस देखने को मिले कई सारे काला आजार के। बोला तो ये गया था कि एरेडिकेट कर देगा काला आजार को 2022 तक का, पर लेकिन इससे पहले भी कई बार फेल हो चुका है। पहली बार बोला गया था 2010 में काला आजार को एलिमिनेट कर देंगे, पर लेकिन 2010 के बाद में 4 बार फेल हो चुके हैं। 2010 में टारगेट रखा गया, 2015 में रखा गया, 2017 में रखा गया, 2020 में रखा गया, अब 2022 में रख दिया गया है। तो क्या 22 में बिहार यहां पर इसको कंट्रोल कर पाएगा, एलिमिनेट कर पाएगा, जिस तरीके से इतने फ्रीक्वेंटली केस देखने को मिल रहे हैं? तो उसी के बारे में बात की जाती है। आप लोगों को फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, इसी के साथ में जो लीवर के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्वेलिंग वगैरह, एनीमिया की यानी कि खून की कमी आप लोगों को नजर आएगी। तो ये अगर बीमारी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पर इंसान की बॉडी के अंदर नजर आती है। ये फेटल रेट भी इसका हालांकि अच्छा खासा है, इनके इंसानों की जान भी यहां पर चली जाती है, खासकर डेवलपिंग कंट्री के अंदर जहां पर ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। जो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है ना, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ट्रॉपिकल एरिया के आसपास में यहां पर ये नेग्लेक्टेड डिजीज है, कोई ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करता है। इवन हमारी कंट्री के अंदर भी यहां पर ढंग से इसके बारे में बात नहीं की जाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका जो कोज होता है पैरासाइट है यहां पर, जिसको बोलते हैं यहां पर लेशमिनियास, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर LESHMANI है, ठीक है। तो लेशमिनिया जो इसका यहाँ पर बेसिकली पैरासाइट है, इसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है और ट्रांसमिट की जाती है यहाँ पर सैंड फ्लाई, जो मक्खी होती है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है। इसके बारे में अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ये पर्टिकुलर बीमारी कहीं पर ज्यादा केस देखने को मिलेंगे, कौन सी बीमारी को और किसको काला आजार बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन कौन सी और इसके पार्ट है। तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं। पहली जो बीमारी है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, विसरल लेशमिनाइसिस, ठीक है। तो ये इसकी बीमारी होगी, इसको काला आजार भी बोला जाता है। तो पहला तो ये यहाँ पर विसरल लेशमिनाइसिस, जिसको काला आजार भी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्यूटेनियस लेशमिनाइसिस। ये क्यूटेनियस का मतलब है त्वचा से रिलेटेड, यानी कि स्किन से रिलेटेड। तो स्किन से रिलेटेड यहाँ पर बीमारी देखने को मिलेगी, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है MUCO, तो ये अलग लगा हुआ यहाँ पर, बाकी ऊपर वाली यहाँ पर क्यूटमिनाइसिस, ठीक है। तो म्यूकोकोट क्यूटमिनाइसिस, इसको लेमिनिसिस आप लोग बोल सकते हैं। ये भी स्किन से रिलेटेड है, पर लेकिन इससे घाव आप लोगों को स्किन में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर दाग धब्बे, पर यहाँ पर घाव भी हो जाएंगे। तो ये बीमारी काफी खतरनाक इस तरीके से देखने को मिलती है। रीजन जो बेसिकली यहाँ पर है, किस वजह से
डेडलाइन मिस कर रहे हैं कि इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहां पर बात की जा रही है कि एक तो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है स्टेट को ढंग से, और दूसरा गरीबी की वजह से यहां पर ये बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहां पर लेशमीनिया जो यहां पर बेसिकली इसका पैरासाइट है, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सैंड फ्लाई की वजह से यहां पर ये जो बीमारी है ये लगती है इंसानों के अंदर। तो कई सारी ऐसी चीजें, और कहां के बारे में बात करें तो बिहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है, झारखंड के साथ में, और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के साथ में। तो 3 ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री के जो बिहार के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी टच करता है, कभी कंफ्यूज आप लोग हो जाए तो वेस्ट बंगाल झारखंड तो करेगा, क्योंकि झारखंड तो बिहार से ही निकालकर 2000 में एक नया राज्य बनाया गया था, और यहां पर उत्तर प्रदेश है। इंटरनेशनल एक बॉर्डर टच करता है बिहार, और ये है नेपाल। तो नेपाल और बिहार यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं। जब भी मुझे यहां पर याद आता है नेपाल और बिहार के इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में, तो एक फ्रेंड था मेरा, उसकी दादी थी यहाँ पर नेपाल की, तो बोलता था मेरी दादी जो है बाहर की कंट्री की फॉरेनर है तो मुझे वहां से याद आ जाता है ये, ठीक है। बहुत सारे अच्छे रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में, और इंडिया और बिहार, सॉरी इंडिया और नेपाल, या उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश बिहार। तो हमारा पड़ोसी जो राज्य है बाउंड्री टच करता है, तो ये सारी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती रहती है, ओके। इकोनॉमी के बारे में यहां पर जो बात की जा रही है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर एक आइडिया शेयर किया गया था कि हमारी कंट्री में और कई सारे यहां पर पेमेंट सिस्टम होने चाहिए। तो पेमेंट सिस्टम जो होने चाहिए, जैसे मान लीजिए आज के डेट में वॉलेट आप लोग देखते हैं, कई सारे आज के डेट में देखने को मिलते हैं, अलग अलग पेमेंट सिस्टम, आधार बेस्ड आप लोग को देखने को मिलती है, एटीएम वगैरह सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो नया कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम हमारी कंट्री में आना चाहिए जो यहां पर एक तरीके से ऑल्टरनेटिव हो सके, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है हम लोग जो फॉलो करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अलावा भी यहां पर एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी यहां पर आनी चाहिए जो कि इन सब एरिया में काम कर सके। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि कोई नई प्राइवेट एंटिटी को भी एंट्री करने की एक कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। नॉर्मल तरीके से अगर बात करें किस पर्पज से, बेसिकली एक तो क्लियर किया जा सके और सेटलमेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिले, अगर कोई दिक्कत निकल कर आती है आइडेंटिफाई और मैनेज किया जा सके जो भी रिस्क है, चाहे क्रेडिट, लिक्विडिटी या ऑपरेशन से रिलेटेड, एक इंटीग्रेटी सिस्टम में आप लोगों के अंदर देखने को मिले। इसी के साथ में मॉनिटर किया जा सके कोई अवॉइड, सोक, फ्रॉड या फिर कोई ऐसी हरकत देखने को मिलती है। और आज के डेट में जो सारा सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, ये NPCI करता है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी है यहाँ पर जो कि ओन की जाती है बाय बैंक्स। तो यहाँ पर अभी NPCI के अलावा भी यहाँ पर एक नया सिस्टम लाने की बात की जा रही है। NPCI जो है ऑपरेट करता है सेटलमेंट, UPI, AEPS, रुपया या फास्टैग, जो भी इससे रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। इसी के साथ में जो बात की जाती है ये NPCI के बारे में, तो ओनली एंटिटी है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को हमारी कंट्री में मैनेज करती है। तो RBI का जो प्लान है वो बेसिकली ये है कि एक नया पेमेंट सिस्टम हमारी कंट्री में निकल कर आए, ताकि अकेले जो NPCI के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग को न रहना पड़े। तो प्लेयर जो है यहाँ पर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। एम यही है कि बिगर शेयर मार्केट में देखने को मिले डिजिटल पेमेंट के अंदर में, ताकि कल को एक अच्छा कंपटीशन रह सके, और कोई दिक्कत हो रही है तो एक कंपटीशन के चलते वो भी सारी दूर होती चली जाए। वरना अकेले के ऊपर सारा दारमोदार रहता है तो फिर उसमें सही रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोगों से कोई पूछे, आप लोग बता सकते हैं अपनी राय। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में हमारी कंट्री के जो कई सारे ऐप हैं, जैसे कि आप लोग बात करें यूपीआई से रिलेटेड अगर बात करते हैं, तो ये सारे जो ऐप हैं इनमें से कोई सा ऐसा ऐप है जो आप लोग यूज करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग डिजिटल पेमेंट वगैरह यूज करते हैं। बेसिक पर्पज ये है, ठीक है। अगर डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते तो भीम वगैरह ऐप हो गया, ये सारे आप लोगों को भी यूज करने चाहिए, कम से कम आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कहते समय के साथ में चलना चाहिए वरना पीछे छूट जाओगे। तो आप लोगों को भी इनकी हैबिट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आज के डेट में जो एटीएम यूज नहीं करते हैं। देखिए, एटीएम यूज न करना गलत है, पर हाँ, एक ही एटीएम रखना और उसी में सारा पैसा रखना वो एक तरीके से महागलत है, ठीक है। एटीएम यूज करना चाहिए आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से, पर हाँ ये है कि अगर इसके अलावा भी अगर यूपीआई वगैरह ये भीम है, ये सारी चीजें यूज करेंगे तो और भी बेटर है, आप लोगों का पैसा जो है वो सेफ रख पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे के द्वारा रेल मदद जो हेल्पलाइन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या बात है उसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसके द्वारा बात की जा रही है रेल मदद हेल्पलाइन, जिसका नंबर रखा गया 139 फॉर ऑल टाइप ऑफ जो क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, कोई असिस्टेंस है, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रेल मदद हेल्पलाइन इसका नाम दिया गया है। पहली बात तो ये नंबर याद रखिएगा 139, अगर रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं तो सिंगल नंबर है, जो कि मल्टीपल जो हेल्पलाइन नंबर थे उनकी ग्रीवेंस जो क्वेरी थी अब यहां पर आप लोगों के लिए आएगी। क्विक ग्रीवेंस और रिड्रेसल जो इंक्वायरी करने की जो बेसिकली देखने को मिलेगा ड्यूरिंग जर्नी भी, अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं तभी भी कोई दिक्कत है तो भी आप लोग 139 यूज कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी। इजी पैसेंजर के लिए रिमेंबर रहेगा, कई सारे नंबर मुश्किल हो जाते हैं, मैं बोलने लगूं यहां कॉल करो तो दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग नॉर्मली अगर कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। पर लेकिन वैसे अगर आप लोगों को लगता है पर्सनल मैसेज आप लोग करने हैं तो studyloverveer@gmail.com, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो studyloverveer@gmail.com, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। तो एक ये मेल है, ये आप लोग फॉलो कर लीजिए इस पर, जो भी आप लोगों को है। पहले आप लोग सब्जेक्ट में ऊपर अपना बेसिकली क्वेरी लिख दिया कीजिए, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर कर सकते हैं। तो एक ही हो गया बेसिकली, यहां पर सबको पता है कि हाँ भैया यहां पर आप लोग को सेंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से एक नंबर अगर होगा तो हाँ सबको पता है कि यहां पर ये काम करना है। तो इसी के चलते इजी रहेगा और सारे को जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। एक और दिक्कत देखने को मिलती है यहां पर, देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, इसको अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो आप लोगों को स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन से भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। 139 पर इजीली एक्सेसिबल रहेगा ऑल मोबाइल के यूजर के लिए। 12 लैंग्वेज में जो भी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप लोग बात करेंगे तो 12 लैंग्वेज है जिसमें आप लोग को रिप्लाई यहां पर मिल सकता है। इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके द्वारा लॉन्च किया गया सोशल मीडिया कैंपेन #1rail1helpline139, ठीक है। 1rail1helpline139 तो हेल्प करने के लिए, एजुकेट करने के लिए पैसेंजर को, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सिक्योरिटी, मेडिकल असिस्टेंस, एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन, ट्रेन की कंप्लेन, स्टेशन के बारे में कंप्लेन, या कोई विजिलेंस इंफॉर्मेशन की यहाँ पर ये संदिग्ध चीज आप लोगों को मिल गई, अपना कोई पार्सल आप लोगों को भेजना है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा, ट्रैक अपनी लोकेशन करनी है, जर्नल इंक्वायरी के बारे में, तो हर जगह आप लोगों को 139 नंबर यूज कर सकते हैं। तो 139 यूज कर लीजिए। अब यहां पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। पहले 138 भी था, 182 भी था, दोनों को मर्ज करके 139 बना दिया गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा ओनली 139, ओके। नेक्स्ट यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। गवर्नमेंट की अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी पुरानी पॉलिसी चल रही हैं जो कि आज के टाइम के हिसाब से ये जो ऑब्सोलेट हो चुकी है, एक तरीके से पुरानी हो चुकी है, अब उनको अपडेट करना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहां पर जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी उसके द्वारा बोला गया कि पुअर जो सीनियर सिटीजन है, या फिर वुमेन है, विडो है, यानी कि विधवा औरत है, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है, तो गवर्नमेंट को उनके द्वारा जो पेंशन दी जाती है उनको, तो उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। आज की डेट में भी यहां पर जो अमाउंट है 200 रुपए, 500 रुपए पर मंथ मिल रहा है। 500 रुपए में क्या कर लेगा एक इंसान पर मंथ में, आप लोग ये बताइए। 500 रुपए से 200 रुपए मिल रहे हैं। 200 रुपए समझ रहे हैं आप लोग क्या कर लेगा आज के टाइम में? 200 रुपए में एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना वो प्रोडक्टिव हो सकता है 200 रुपए में। तो ये थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट के टाइम से जैसी महंगाई बढ़ रही है, तो इसके चलते आप लोगों को इसको इंक्लूड करना चाहिए। बहुत ही कम पेंशन यहां पर मिल रही है, जो कि यहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि कई बार यहां पर इस मुद्दे को उठाया गया, पर गवर्नमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो नेशनल सोशल जो असिस्टेंस प्रोग्राम था यहां पर, तो उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा प्रॉपर वे में, ताकि जो पुअर गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उसको ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो गवर्नमेंट को इन मुद्दे के ऊपर बात करना चाहिए, जिनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही है। कुछ और मुद्दे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे आज के दिन में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है या गारंटी जो स्कीम है, जिसको MGNREG आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर दिक्कत क्या चल रही है, तो आप लोग दो दिक्कत तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। एक तो वर्क सप्लाई जो है काफी कम है, कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग जो है अपने घरों पे आ गए, तो उनको ढंग से काम नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत भी। और जिसको काम मिल जा रहा है उसका फंड प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, उसको उनको पैसा उनको टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां पर बोला गया था कि आप लोग यहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जाती है, तो यहां पर भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार पुरुषों को ज्यादा और महिला को कम पैसे दिए जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। इसी के साथ में नेशनल सोशल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा NSAP यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है, ये किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंडर में आता है। ये इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर जो अर्बन एरिया के लिए यहां पर लॉन्च किया गया था, इंप्लीमेंट इन रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट किया था इनके द्वारा, तो यहां पर लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यहां पर मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन ये भी ढंग से काम नहीं करे। इसके 5 कंपोनेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसी के साथ में नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल विडोज पेंशन के बारे में अगर बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल जो डिसेबल पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर ये खाने के बारे में है, ये फैमिली को बेनिफिट के बारे में, विधवा के लिए, डिसेबल के लिए, और ये ओल्ड एज के लिए है। तो इनमें आज की डेट में भी 200 200 300 300 200 से 500 रुपए के बीच में पैसे दे रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी में आज के टाइम के हिसाब से एक वैलिड मनी है? तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो जो नेशनल मैटरनिटी जो बेनिफिट है यहां पर, उसको ट्रांसफर कर दिया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो इसके तहत भी यहां पर चीजों को ढंग से प्रोवाइड कराना चाहिए। हालांकि जो मैटरनिटी से रिलेटेड तो कई सारी फैसिलिटी हलकर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, पर लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आज के हिसाब से? क्या ये सही है या फिर गलत है? आप लोग का क्या व्यू है इसके ऊपर? तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। और जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं अपनी राय बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे को कैसे लेकर चलते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा रेलवे को सजेस्ट किया गया है कि रेशनलाइज कर देना जो फ्लाइट और जो पैसेंजर फेयर है। फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बेचना है, बेसिकली सामान लेकर जाना है, तो एक तरीके से वहां से पैसा बहुत कमाती है हमारी कंट्री की ट्रेन, क्योंकि नॉर्मली पैसेंजर जो फेयर है वो काफी कम है, उसके चलते यहां पर पैसा नहीं कमाया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो रेलवे है उसको हर साल कुछ ना कुछ लॉस रहता है। अब की बार यहां पर 35,000 से लेकर 38,000 का लॉस यहां पर देखने को मिला। कई बार कई सारी चीजें यहां पर दिक्कत में आती है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो उसका खर्चा इतना आ जा रहा है कि उसको उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा आगे चलकर। फिर उस धंधे को जो भी काम उसने किया उसको बंद कर देगा, अगर जेब से पैसा देना पड़ रहा है, उसके तो परिवार भूखा मर जाएगा। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जितना वो लगा रहा है कुछ उसमें प्रॉफिट उसको मिल जाए, ताकि उसकी दुनियादारी भी चलती रहे और चीजें भी आगे बढ़ती रहे। पर लेकिन अगर लॉस होता रहा तो कब तक, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो लॉस है यहाँ पर सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन, जो टिकट की जो प्राइसिंग है यहाँ पर वो काफी लो रहती है, जिसके चलते यहाँ पर लो कॉस्ट यहाँ पर पैसेंजर फेयर की वजह से काफी लॉस रेलवे को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो सस्पेंशन की बात की जा रही है, ऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19 के चलते काफी सारे ऑपरेशन जो है बंद रहे, तो इसकी वजह से डिटोरेटेड हो गई रेलवे की कंडीशन, क्योंकि पैसा वहीं से मिलता था, अब इसको वहां से पैसा नहीं मिला, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये माना जा रहा है कि अगर रेलवे जो है अगर यहाँ पर कोई सामान भेज रहा है, ठीक है, जितना पैसा यहाँ पर एक बात की जा रही है ओआर इंडिकेशन के बारे में, ठीक है, तो ये ओआर इंडिकेशन जो है यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहा है कि रेलवे जो है कितना स्पेंड कर रही है और कितना अर्न कर रही है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको ऑपरेशन रेशियो क्या है, कितना खर्च कर रही है और कितना अर्न कर रही है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी छोटी सी, बोलते हैं आमदनी 98 और खर्च रुपया, यानी कि आमदनी तो 50 पैसे हैं आप लोग की और खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, तो ये एक तरीके से 50 पैसे के डेफिसिट में चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर काम चलेगा तो वो काम नहीं होता है, फिर उस काम को छोड़कर कोई और काम इंसान को कर लेना चाहिए। ओके, तो इसी के बारे में बात की थी। किसानों ने पैसा लगाकर खेतों में कुछ सामान उगाया और भाई साहब जेब से देना पड़ गया, तो किसान क्या करेंगे, फिर आत्महत्या ही करेंगे ना। तो ऑपरेशन रेशो जो है वो 98.36 2019-20 में देखने को मिला, जो कि यहां पर अर्न किए गए 100, यानी कि ओनली 2 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। रेलवे के द्वारा स्पेंड किए गए 98 रुपए थे, यानी कि 98 रुपए अगर खर्च किए तो उसको 100 रुपए मिले। इसी तरीके से 2020-21 में इसके द्वारा यानी कि इसको क्या हुआ, यहां पर ये बढ़कर कितना हो गया 130, यानी कि 131 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तब चलकर ये 100 रुपए कमा पा रहा है, यानी कि 31 रुपए खाते में, 31 रुपए घाटे में चल रहा है। अब यहां पर टारगेट रखा गया कि अगर ये 96 रुपए खर्च करता है तो कम से कम 100 रुपए कमा सके, इतना तो कम से कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल सके। आज की डेट में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये निकल के आती है कि हमारी कंट्री में ब्यूरोक्रेटिक जो बेसिकली ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, कई जगह आप लोगों को कई सारी जो सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। कैपेसिटी को लेकर बात करें या फिर कई सारे फेयर को लेकर बात करें, स्ट्रक्चर को लेकर बात करें, कैसे स्ट्रक्चर है, उन सब चीजों को लेकर, तो फ्लाइट का चार्ज जो है वो काफी ज्यादा हायर हो जाता है। यहां पर आपको कोई सामान रेलवे से भेजना है ना, वैसे तो माना जाता है रेलवे से सामान भेजना सस्ता है, पर लेकिन वो इतना महंगा हो जाता है अलग अलग जो करप्शन की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से, कि लोग बाग ये बात करते हैं कि रोडवेज से ही ले जाते हैं। तो कंडीशन समझिए, किराया मिल नहीं रहा है रेलवे को, जो नॉर्मल पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे हैं वहां से कोई अच्छा खासा किराया मिलता नहीं है। बाकी का जो ये कमाने की कोशिश करते हैं यहां से इससे फ्लाइट से के सामान को भेजकर, वो सामान यहां पर करप्शन की वजह से और दिक्कत की वजह से इतना महंगा हो जाता है कि लोग रोड से ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पे भी ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, तो फिर ये लॉस तो हो गई, नॉर्मल सी बात है यहां पर। तो इसीलिए उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बैलेंस बनाकर यहां पर चला जा सके, तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, ताकि कम से कम यहां पर जितना एक ऑपरेशन चलाने के लिए तो पैसा कम से कम रेलवे का यहां से लेके, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फायदा उसका, उसमें भी दुनिया भर के एम्प्लॉय भी काम करते हैं, उनकी सैलरी भी है, तो कहां से दिक्कतें हैं उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट भी किससे रिलेटेड है, यहां पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बोला गया है, जो यहां पर फ्लैग किया गया यहां पर बेसिकली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पर जो रिपोर्ट है किससे रिलेटेड है, यहां पर ये माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की, यहां पर मीडिया को लेकर बड़ी ही एक तरीके से एक दयनीय कंडीशन में यहां पर हमारी कंट्री की मीडिया आ गई है गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से। इंक्रीजिंग जो ड्रैकोनियन एटीट्यूड, यानी कि एक तरीके से काफी खतरनाक एटीट्यूड है, तेज कठोर रवैया जो गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के बारे में किसी ने एक शब्द बोल दिया तो भाई साहब उसका जीना हराम कर देती है गवर्नमेंट, ये यहां पर एडिटर गिल्ड के द्वारा बोला गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर में। यानी कि हमारी कंट्री में जो बोला जाता है ना राइट टू फ्रीडम और राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीजें साइड में रह गई है। पर्टिकुलर पर्सन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना बोले, गवर्नमेंट के गुणगान करते रहे तो सब चीजें सही है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला किसी भी मुद्दे के ऊपर तो तुम इतने सारे तो तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा दिए जाएंगे कि पूरी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। ऐसी हरकतें की जा रही हैं, ये यहां पर ऐसा बोल रहे हैं, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आज के डेट में
जीओएम के बारे में बात करें तो मेंबर है यहां पर 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 4 जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके द्वारा ये यहां पर सेट किया गया था 2020 में। एडिटर जो गिल्ड है फाउंड किया गया था 1978 में। तो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रोटेक्ट करना जो प्रेस की फ्रीडम है, और दूसरा एक स्टैंडर्ड बना के रखना जो भी एडिटर वगैरह यहां पर जो एडिटोरियल देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसे ना जो द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलता है, एडिटोरियल एनालिसिस, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मीडिया जो है बेसिकली गवर्नमेंट अगर ड्रैकोनियन होती जा रही है यहां पर, तो क्रिटिक जो है वो भी क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे और फिर गवर्नमेंट के गुणगान गाना स्टार्ट कर देंगे। और गवर्नमेंट के गुणगान गाना स्टार्ट कर दिया तो फिर कोई भी गवर्नमेंट की कमी दिखाएगा नहीं, सारी चीजें अच्छी अच्छी नजर आएंगी। तो इसके चलते ये सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब तबका जो सोसाइटी का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीजें जो है एक पैटर्न में होनी चाहिए ताकि जो माहौल है वो खराब न हो। और क्या क्या मुद्दे हैं यहां पर, इनका मुद्दा क्या क्या रहता है? एक तो सर्विलेंस जो भी यहां पर आज के दिन बढ़ाया जा रहा है, यानी कि एक तरह से इंक्रीज कर दिया गया है सर्विलेंस और टारगेट किया जा रहा है राइटर को और जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ में जो स्ट्रेटजी है यहां पर वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कुछ भी लिख दिया तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे दूसरे लोग यहां पर आकर कि गवर्नमेंट ने ये गलत नहीं किया है, ये गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे बोले ना कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठानी है, तो ये बोलेंगे बेरोजगारी नहीं हो रही है, बेसिकली दिक्कत दूसरी कोई और पर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। किसान अगर सुसाइड कर रहे हैं तो ये जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में इसने किसानों की हत्या का डेटा ही प्रस्तुत करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर लोगों को डेटा का पता नहीं चलेगा तो ये पता नहीं चलेगा कितने किसान मर रहे हैं। तो इसी के तरीके से एजुकेशन कितना लो लेवल पर जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट उसका डेटा प्रस्तुत करना बंद कर दिया। तो उसके चलते अगर कुछ के बारे में कुछ लिख रहा है तो उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं उनको सप्रेस करने के लिए, और जो क्रिटिसाइज करता है यहां पर उसको छान छून कर आगे लेकर जाया जाता है। एक तरीके से ऐसी करने की कोशिश की जा रही है यहां पर। तो इनके द्वारा रिकमेंड क्या दी जा रही है यहां पर, जो रिपोर्ट है यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन मीडिया स्ट्रेटजी। बेसिकली मुद्दा क्या है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट आज के डेट में अपनी जॉब खो चुके हैं। अगर वो न्यूट्रल होकर देख रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ तो सही है, वरना जॉब छोड़कर जाना पड़ रहा है, ऐसी दुविधा देखने को मिल रही है। इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी इनके थ्रू एंगेजमेंट जो जर्नलिज्म स्कूल है वहां पर, ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेकर आ सके। अगर कोई स्कूल से निकल कर आया और वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है जर्नलिज्म के स्कूल से, तो उसको कैसे लेकर चलना है, फॉरेन मीडिया के साथ भी कितना इंटरेक्शन इनको रखना है, एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडिया कम्युनिटी है उनके साथ में अगर कोई गलत तरीके से हमारी कंट्री की इमेज खराब करने की कोशिश करता है बाहर की कंट्री में, तो उसके खिलाफ भी हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी। तो ऐसा एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और क्या क्या काम करेंगे यहां पर, जो मास सर्कुलेशन पॉजिटिव स्टोरी बेसिकली मास में सर्कुलेट की जाएगी, नेगेटिव स्टोरी को खत्म किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज में लोगों के साथ में कनेक्ट किया जाएगा ताकि उन तक मुद्दे को पहुंचाया जा सके। ट्विटर और गूगल की हेल्प ली जाएगी कंपेन को बढ़ाने में, जैसे पॉजिटिव चीज देखने को मिले। और इनके द्वारा 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर जो कि गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, और 50 पॉजिटिव जो कि एनकरेज करते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट के बारे में सही लिखते हैं। तो इन सब मुद्दों को साथ में लेकर चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखकर क्या सही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद में आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहां पर बात की, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज देखिए हम लोगों ने 4 काफी इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज में जो एक कम्युनिटी का जो इशू था, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, डाउट जरूर पूछेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने मैप भी देखा, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। लेक्चर में ना आप लोगों को बिल्कुल बैलेंस डाइट रहती है, मैप भी देखने को मिल जाएंगे, कई सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जो भी चीजें मुझे लगती है बताने लायक है उनको हम लोग देखते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में कब स्टेब्लिश की गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ट्राई के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, काला आजार के बारे में डिटेल में समझा, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा, अब आप लोग इसको छोड़ोगे एग्जाम में। इकोनॉमी के बारे में न्यूज डिस्कस की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, एक नई अम्ब्रेला जो एंटिटी के बारे में बात की जा रही है पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इंडियन रेलवे के बारे में हम लोगों ने बात की डिटेल में समझा, तो 139 नंबर अब याद रखेगा, और हैशटैग वन रेल वन हेल्पलाइन 139। तो ये है यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी पेंशन के बारे में बात की और कई सारी और स्कीम के बारे में समझा। पॉलिटी के बारे में जो भी रेलवे से रिलेटेड बात की जा रही है, कहां से पैसा मिल रहा है और कहां खर्च किया जा रहा है, वो सारी बातें समझी। और यहां पर ये जो हमारी कंट्री में जर्नलिस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है तो उसके बारे में जाना, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनका आंसर दीजिए। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम आप लोगों को बतानी है। हमारी कंट्री में जो आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की जा रही है, क्या नाम रखा गया इस प्रोग्राम का। नेक्स्ट बात की जा रही है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, DUSTLIK डस्ट लेक। तो इसका बताना है कि किसके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज है, जो कि उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। चाइना किस कंट्री के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने बात की। किसके द्वारा बोला गया कि ताक झांक नहीं की जाएगी मैसेज सर्विसेज के अंदर, ये बोला गया है। इसी के साथ में रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आप लोगों को बताना है। NUE ये क्या है, जो कि RBI के द्वारा सजेस्ट किया गया। काला आजार ये भी किस राज्य में देखने को मिल रहा है और कब तक खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, ये लास्ट जो आप लोगों का डिस्कशन था सैटरडे में, उसके आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके, आइए इनके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर, जो हम लोगों ने बात की थी यहां पर, यह है ग्रांड अतोयुल्लाह अली अल सिस्तानी, ठीक है। तो ये जो सिया कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इनके द्वारा अभी मिलकर बात की गई पोप जो फ्रांसिस है यहां पर, ठीक है, तो उनके साथ में मिलकर ताकि पीस शांति फैलाई जा सके, दोनों कम्युनिटी मिलकर, जो मुस्लिम सिया और क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो कहां पर ये चीजें देखने को मिली, उर ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किस रिवर के बैंक पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इराक के अंदर है। इंडिया के द्वारा यहां पर चाबार पोर्ट को लेकर अभी बात की जा रही है कि चाबार पोर्ट के अंदर और भी कई सारी जो एरिया है उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। दूसरे पोर्ट भी चाबार पोर्ट को इंक्लूड करने की बात की जा रही है आईएनएसटीसी के अंदर। तो ये आईएनएसटीसी क्या है इसके बारे में बताना है, जो कि इंडिया से लेकर रशिया तक एक्सटेंड होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है जल जीवन मिशन है उसके बारे में। तो बोला जाता है कि 55 लीटर जो वाटर है आप लोगों को, ये बेसिकली एफएचटीसी के तहत कब तक पहुंचाना है गांव में, रूरल हाउस होल्ड के अंदर, ये आप लोग बताइए। जल जीवन मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा इससे रिलेटेड है। बात की जा रही है CZMP यानी कि कोस्टल मैनेजमेंट, जो बेसिकली कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, NCSCM, फुल फॉर्म बताइए इसकी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बात की रही है इंसॉल्वेंसी जो लो से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी किसकी अध्यक्षता में, जो कि अभी रिसेंटली अभी न्यूज में है। डील की बात की जा रही है यूएसए के साथ में सबमरीन की, तो प्रोजेक्ट कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी यहां पर आउटब्रेक देखने को मिला EHV, ये यूरोप के अंदर में, ये किसके लिए, घोड़ों से रिलेटेड ये बीमारी निकलकर सामने आई, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। आंसर यहां पर एक बार इनके देख लेते हैं। पहले यहां पर इराक के अंदर यहां पर ये दोनों मिले जिनके द्वारा बात की गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति बनाकर रखनी है। दूसरा यहां पर जो उर सिटी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है, तो ये यूरोफिट रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्योंकि लोकेशन है जिसके बारे में यहां पर ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ली जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो यहां पर बात की जा रही है INSTC, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसको बात की जा रही है इंडिया के द्वारा कि चाबार पोर्ट तक भी इसको लेकर चला जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, जो कि इंडिया से लेकर रशिया तक पहुंचता है, जो कि मैंने मैप भी आप लोगों को दिखाया था इस वाली वीडियो के अंदर में। हमारी कंट्री में जो जल जीवन मिशन के तहत बात की जा रही है, जो जल जीवन मिशन के तहत यहां पर बात की जा रही है, तो उसमें बेसिक फंडा ये है कि जो गांव वाले एरिया में जो यहां पर वो भेजने की कोशिश की जा रही है जो टोटी वाला पानी है, और ये बेसिकली जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उसके थ्रू 2024 तक का यहां पर ये टारगेट रखा जा रहा है, ठीक है। तो जल जीवन जो मिशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो छठा है इससे रिलेटेड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा क्या बात कर रहे हैं, तो ये बात करते हैं यहां पर क्लीन एंड जो वाटर के बारे में, क्लीन एंड सैनिटेशन के वाटर के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो जिसके बारे में आप लोग से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप लोगों को कम से कम उंगलियों पर याद होने चाहिए। इसी के साथ में कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात की जा रही है, प्रिपेयर किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो बेसिकली इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो कमेटी बनाई गई थी इंसॉल्वेंसी लॉ के बारे में, तो यहां पर ये जून 2020, तो यहां पर डॉक्टर MS साहू, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इनकी अध्यक्षता में थी यहां पर ये कमेटी। ओके, नेक्स्ट बात की जाती है जो डील की गई इंडिया और यूएसए के अंदर, तो इसके बारे में अगर बात करें यहां पर, तो ये थी हमारी कंट्री का जो प्रोजेक्ट है यहां पर प्रोजेक्ट 75I, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर एक बीमारी थी जिसका नाम है इक्विन, जो यहां पर इक्विन ये हेयर पर वायरस है EHV, ठीक है। तो ये यूरोप में अभी जो घोड़े हैं उसके अंदर ये बीमारी देखने को मिली, जिसकी वजह से काफी दिक्कत यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो तो इसके बारे में जरूर बताना। बाकी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी द न्यूज़पेपर का डिस्कशन, तो उसका वेट कीजिए। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और रिवीजन वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।